बिजली कभी तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं? कबूतर, अगर एक आम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, और तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कभी कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए, वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कभी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कभी वापिस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है? नहीं बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात को जंगल में तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, अभी अभी तो मेरे खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, मैं अपनी फसल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कबूतर भैया, जान ज्यादा कीमती है, जब तूफान खत्म होगा तो हम वापस लौट आएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के घर जाती है और वो तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। तोते भैया, क्या पता कि तूफान कितना तेज होगा, अभी इस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सभी जंगल खाली कर देते हैं। बिजली और बादल भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं तो बिजली और बादल तुरंत अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। बादल जी, मुझे नहीं पता था कि इन पक्षियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आधा काम तो उस चिड़िया ने ही कर दिया, सभी पक्षियों को जंगल से निकाल दिया।
हाँ बिजली, अब तो सारा जंगल हमारा है। वो पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और कबूतर के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। वो गंदी आंखों वाला सारे आम खुद खाना चाहता था। कितना मजा आएगा बादल जी, जब वो जंगल लौटेगा तो उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होगा। बिजली, उस तोते ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। चलो उसके खेत से भी भुट्टे खाते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत में जाते हैं और जी भर कर भुट्टे खाते हैं। शाम को वो अपने घर में आकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और साथ में बहुत तेज बरसात भी हो रही थी। तेज हवा के कारण पक्षियों के घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कपों की आँख खुल जाती है। बिजली, यहाँ तो सच में तूफान आ गया है। हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। बादल जी, बारिश भी बहुत तेज है। हम तो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। तेज हवा के झोंके से उनका घर नीचे आकर गिरता है। कपों को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर निकल सके और वो दोनों ही घर के साथ नीचे दब जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। बादल जी, अगर यहाँ कोई पक्षी होता तो हमारी मदद करता, लेकिन हमने तो सभी पक्षियों को यहाँ से लेना है। कवि बहन, क्या बताऊं, बेटी की शादी के बाद ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। घर में जो कुछ भी था वो सब मेरे इलाज पर लग गया। इलाज पर लगा हो या ना लगा हो, मुझे उससे क्या। मैं तो अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। बबली कबूतरी कवि की बहुत विनती करती है, पर बिजली कवि कहाँ मानने वाली थी। वो तो अपनी बात पर ही डटी रहती है। चिंकी, चिंकी तोती, कहाँ जा रही हो? आओ ना, तुम्हें साड़ी दिखाऊं। बादल, तुम आज यहाँ क्यों बैठे हुए हो? ये काम मर्द पक्षियों का नहीं है। चिंकी, मैं तुम्हें मुफ्त में साड़ी दे दूंगा। जरा मेरी बात तो सुनो। कवि, मैं मुफ्त में नहीं, पैसों से लेने आई हूँ साड़ी। अच्छा दिखाओ। फिर बादल कौवा चिंकी तोती को साड़ियाँ निकाल निकाल कर दिखाता है। देखो तोती, ये लाल रंग की साड़ी बहुत सुंदर है। ये तुम्हारे हरे हरे पंखों पर बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा कहते हुए कौवा आहिस्ता आहिस्ता तोती के करीब होता है। नहीं नहीं कवि, मैं तो हरे रंग की ही साड़ी लूंगी। तोती, सच बताऊं तो जो रंग भी तुम पहन लो वो तुम पर बहुत जचेगा। बादल कौवा थोड़ा आगे बढ़ता है और वो तोती के पंख को छूता है। बेशरम, गंदे बुढ़े कौवे, हटो हटो, मुझसे दूर हो जाओ। मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। पति जी, कहाँ हैं आप? चिंकी तोती भागी भागी चीकू तोते के पास जाती है और वो जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। पति जी, उसने मेरे पंख को छूने की कोशिश की और मेरे साथ उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। मैं देखता हूँ, तुम चुप करो चिंकी, उस बुढ़े को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तोता गुस्से में एक बड़ा डंडा लेता है और कौवे की ओर जाता है। उधर बिजली कवि एक साड़ी के लिए कबूतरी से लड़ रही थी। रहम करो, मुझ पर रहम करो बिजली, इतना जुल्म ना करो। अगर मुझे साड़ी दे ही दी है तो कुछ दिन और निकाल लो, मैं खुद आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगी। एक बार कहा ना कि मैं पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। रोती हुई बबली कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वो कभी नहीं मान रही, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि पैसे मैं उसे देकर अपनी जान छुड़वा लूं। वो तो मेरी बहुत बेइज्जती कर रही है। कबूतरी बहन, आप ये पैसे ले जाएं और ये पैसे उसके मुंह पर मारो, उसे किसी का भी एहसास नहीं है। फिर बबली कबूतरी पैसे लेकर चली जाती है और वो बिजली कवि को दे देती है। कवि क्या जानती थी कि पीछे क्या होने वाला है। जिसे वो दुकान पर बिठा कर गई थी, उसकी वजह से तो उसकी सारी साड़ियाँ खराब होने वाली थी। तभी चीकू तोता भी आ जाता है। बेशरम बुढ़े कौवे, जरा बाहर आ, मैं देखता हूँ तुझे। चा
तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तोता डंडे से कौवे की खूब पिटाई करता है और कैंची से साड़ियाँ भी काट देता है। तभी सभी पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाते हैं। तभी बिजली कौवे भी आ जाती है। अपनी दुकान की सारी साड़ियाँ खराब देखकर बिजली कौवे तो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी साड़ियाँ। जब ये दूसरों की इज्जत पर नजर रखेगा बुढ़ा कौवा, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। बादल कौवा बिजली की ओर देखता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो बिजली से भी पिटेगा। चिड़िया, इससे तो अच्छा था कि मैं कबूतरी से पैसे ही ना लेने जाती। इस कौवे की वजह से मेरी सारी दुकान ही बर्बाद हो गई। तेज बारिश में बादल कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ये पक्षी भी बहुत चालाक हो गए हैं। क्या जाता है इनका, अगर एक दाना मुझे दे दिया करे। अब तो जंगल का कोई पक्षी